तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लेट्स टॉक टू शौर्या। आज हमारे जो अतिथि हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, जिनसे हम आपको रूबरू कराने वाले हैं, जो बीकेटी की जनता में बीकेटी जो ऐतिहासिक महत्व रखता है, बख्शी का तालाब। इस विषय पे कभी हम लोग गहन चर्चा करेंगे बख्शी के तालाब के इतिहास के बारे में, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उनसे जो इस समय नुमाइंदगी कर रहे हैं उस ऐतिहासिक जगह की, जिसे कहते हैं बख्शी का तालाब। जी हाँ, बीकेटी विधायक श्री योगेश शुक्ला जी का स्वागत कीजिए। आज हम उनके जीवन के एक-एक पहलू से कोशिश करेंगे आपको रूबरू कराते। मिलाते हैं आप ही के विधायक श्री योगेश शुक्ला जी से। शुक्ला जी नमस्कार। सर, राजनीति की शुरुआत के विषय में, जहाँ से आपने राजनीति में आने के विषय में सोचा, वहाँ पर तो हम लोग बाद में चलेंगे, लेकिन पहले थोड़ा-सा आपका ब्रीफ में जान लेते हैं जीवन परिचय। कैसा रहा आपका मतलब शुरुआती दौर? जीवन तो हमेशा किसी का भी हो, जी, कितनी भी सुविधाएं उपलब्ध हों, लेकिन जीवन के किसी न कहीं हिस्से पे संघर्ष जरूर होता है। जी। वही मेरे साथ रहा, लेकिन संघर्षों की बात हम नहीं करते। आवश्यक है, जनता जानना चाहेगी। मुझे लगता है कि बचपन से ही एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। महत्वाकांक्षा क्या, लोगों से जुड़े रहने की एक हमारी लोगों से मैं जुड़ा रहने जी। एक हमारी सोच थी इस तरीके की। उसी के तहत मैंने लोगों से जुड़े रहने का निर्णय बचपन से ही ये रखा था। और का परिणाम ये हुआ कि बहुत छोटी उम्र में ही मैं कोऑपरेटिव में चला गया जी। और वहाँ डायरेक्टर हुआ। इसके बाद फिर तुरंत गांव के प्रधान के चुनाव थे, उम्र नहीं थी, लेकिन ये हुआ कि नहीं, लड़ना है तो लड़ गए और जीते। प्रधान हो गए। तो फिर जी। स्वाभाविक है कि फिर वहां से एक यात्रा की शुरुआत, नई यात्रा की शुरुआत हो गई। और अब यात्रा कहाँ तक जाएगी ये तो दिमाग में कभी कुछ था नहीं, क्योंकि उसी गांव के इर्द गिर्द ही जीवन बड़ा सुखमय लगता था। अच्छा, हाँ, गाँव की आबो-हवा। हाँ, लेकिन जब दायरा बढ़ता गया, जी। जब आपके परिचय का दायरा बढ़ता जाता है, तो फिर दुनिया थोड़ा सा छोटी नजर आती। तो फिर गांव से निकल करके क्षेत्र में, क्षेत्र के बाद फिर हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि स्वाभाविक तौर से एक नई पार्टी है, सोच के अनुरूप पार्टी है और विचारों की पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से ही मेरा जुड़ा हुआ और वो जुड़ा हुआ तक बरकरार है। शुरू से आप भाजपा में ही रहे, कहीं अन्य किसी पार्टी में नहीं रहे? 89 में जब मैं प्रधान हो गया था, उस समय वैचारिक रूप से तो मैं भाजपा के नजदीक था जी। और संघ में शाखा भी लगाता था मैं कौन। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उस समय गांवों में इतना ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं था कि कोई प्रत्याशी जीत पाए। तो विनोद चौधरी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, तो कुछ कारणों से मुझे उनके साथ जुड़ने का अवसर मिला और मैंने उनको चुनाव जिताने में, हमारी क्या कितनी हैसियत थी आप समझ सकते हैं, लेकिन जितना प्रयास था वो मैंने उनके लिए किया और वो विधायक चुने गए। और तब से एक निरंतर, फिर इसके बाद जब चुने जाने के बाद जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हो गया। राम जन्मभूमि। हाँ, राम जन्मभूमि आंदोलन से मैं जुड़ गया। और उसमें क्या भूमिका रहेगी आपकी राम जन्मभूमि में? मैं एक कार सेवक के तौर पे, जिस दिन अयोध्या में ढांचा गिरा था उस दिन मैं अयोध्या में था। वैचारिक रूप से हर हिंदू जी। राम जन्मभूमि के नजदीक अपने को पाता है। उसके पीछे कोई सांप्रदायिक कारण नहीं हुआ करते। एक बात, एक दिशा है कि, और इतिहास बताता है कि वहां पे मंदिर था, मंदिर के अवशेष जब उसकी खुदाई हुई तो मंदिर के अवशेष वहां प्राप्त हुए। इसका मतलब है कि प्राचीन काल में कहीं ना कहीं छेड़खानी करके मंदिर को किसी दूसरे धर्म के की इमारत में उसको तब्दील किया गया। तो ये बातें थी। तो मैं थोड़ा सा वैचारिक रूप से, हम लोग जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े थे, लेकिन मैं उतना आक्रामक नहीं था। अच्छा, शुक्ला जी, अभी जब ये हुआ है कई एक जगहों पे जहाँ मस्जिदों के नीचे मंदिर
खोजे जाने लगे, वहीं कुछ जो बौद्ध धर्म के कुचारक हैं उन्होंने कहा कि अगर ठीक से खुदाई की जाए तो वहां पे बौद्ध स्तूपों के अवशेष मिलेंगे, ना कि मंदिरों के। उनका आरोप ये है कि वो जो मंदिर जिन्हें कहा जा रहा है वो पहले बौद्ध स्तूप हुआ करते थे। जो लोग ये कहते हैं शायद उनको अपने धर्म ग्रंथों का सही अध्ययन नहीं है। जी। आप हमारे धर्म ग्रंथों को जब आप स्टडी करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो आप बुद्ध को भी एक अवतार के रूप में देखा गया है। ठीक है। बुद्ध हमारे अंतिम अवतार थे। आगे कल के अवतार के विषय में चर्चा है। तो जो अंतिम अवतार हमारा है, उसका मंदिर कहीं पहले बन गया हो, उसके ऊपर कोई किसी दूसरा मंदिर बना हो, ये कैसे संभव? क्योंकि बौद्ध भगवान बुद्ध हमारे अवतारों में गिने जाते हैं और अंतिम अवतार है, तो ये कभी संभव नहीं हुआ। बौद्धिज्म से जो टकराव के कुछ कोई दूसरे कारण रहे होंगे, लेकिन बौद्धिज्म को आज भी हम लोग उनको अपने भगवान के रूप में देखते हैं। उतनी ही स्वीकार्यता है। समाज के बीच में मुझे लगता है कि लगभग उतनी ही स्वीकारता है। भगवान बुद्ध का अगर कहीं मंदिर पड़ता है तो सब तो झुकता ही झुकता है। शुक्ला जी, ये बताइए कि परिवार में आपके कौन कौन था? माता जी, पिताजी, थोड़ा सा उनके विषय में। मेरी माँ भी थी, दुर्भाग्य से अब वो अब से करीब 1-1.25 महीने पहले वो अब यही है। ठीक। और मेरे जीवन में जो कुछ है वो माँ की ही देन है, माता जी की देन है आपके। पिता तो हमारे काफी लंबे समय पहले ही एक्सपायर हुए थे। जी। लेकिन मेरी माँ एक संत थी और एक टीचर थी। अच्छा, शिक्षिका थी। उन्होंने अपने जीवन को भगवान कृष्ण में ही अब समाहित कर रखा था। जी। और यही कारण है कि मेरी शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा वृंदावन में हुआ। तो मैंने पढ़ाई की, हजारीमठ सोमानी इंटर कॉलेज है, वहाँ से मैं पढ़ा। बाद में उस असुविधाओं के चलते कि उतना पैसा नहीं, जबकि हमारे परिवार में जमीनें, हम लोग तो ठीक ठाक परिवार से, यहाँ पे आर्थिक रूप से ठीक ठाक परिवार से, हमारा यहाँ जो पक्षी कालापात पहाड़पुर है, तो मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी आ गया। लेकिन हमारे दिमाग में जो छाप है वो भगवान कृष्ण की है, बिहारी जी की है, और वही मेरे आराध्य हैं। और मुझे याद है कि जब मैं माँ के साथ रहता था तो एक छोटे से कमरे के अंदर सब हम लोग लेटते थे। तो जब कभी नींद खुलती थी रात में 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, तो मैं उनको बैठा हुआ तो नाम जब ही करता हुआ पाता था। मैंने वो उस वातावरण में, आज मेरे जीवन में ये छाप है। मैं जीवन को केवल ईश्वर के सहारे जीने का प्रयास करता हूँ कि ईश्वर जिस रास्ते पे ले जाएगा मैं उस रास्ते पे जाऊंगा। व्यक्ति की मर्जी से कुछ नहीं होता, व्यक्ति प्रयास करता है। और मुझे लगता है कर्म की बात जो भगवान कृष्ण ने गीता में कही है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन रचना, तो कर्म का जो मेरा अधिकार है वो मैं करता हूँ, और बाकी मैं जानता हूँ कि फल तो केवल उसी की इच्छा पे होता है, जब वो देता है तो मिलता है। बाकी मैं जरा भी इस मामले के अंदर मैं भ्रमित नहीं हूँ, मैं अपने हाथ से कुछ पा लूंगा, मेरे दिमाग में ये बात कभी नहीं आती। श्री कृष्ण जी की शिक्षाओं में चलते हुए कर्म करते जाइए। सभी मामलों के अंदर मैं जाति व्यवस्था में भी भगवान कृष्ण को मानता हूँ। जो जाति व्यवस्था है उसकी हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत विस्तृत चर्चा की गई है, व्याख्या की गई है। जी। लेकिन दिक्कत इस बात की होती है कि लोग अपनी सुविधा के अनुसार अपनी जातियां ढूंढते हैं, वो उचित नहीं है। मुझे लगता है कि जिस आधार पे जातियों का निर्माण हुआ था वो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। आप कहें तो मैं उसकी चर्चा भी कर। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक ग्रंथ में हमारे पुराण में लिखा हुआ है कि जन्म ना जायते शूद्र संस्कारे द्विजुच्यते। ठीक है, जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, लेकिन संस्कारे द्विजुच्यते, संस्कारों से ब्राह्मण की रचना होती है। कहीं नहीं लिखा है कि केवल जन्म के आधार पर आप किसी जाति विशेष में चले जाएं, ये संभव नहीं है। और दूसरा, जिस भगवान कृष्ण का मैं अनुयायी हूँ, उन्होंने गीता में कई स्पष्ट लिखा है कि चतुर्वर्ण्य मेरा षष्ठे गुणकर्म विभाजिता। मैंने 4 वर्णों की रचना की है, गुणकर्म विभाजिता, गुण और कर्ण के आधार पे। हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर कहीं नहीं लिखा कि हम जात के आधार पे, जन्म के आधार पे जातियों में जाएंगे। जी। हम कर्म के आधार पे हमारे यहाँ लिखा हुआ है। और मैं तो उसका उदाहरण आप देख लीजिए।
जाने कितनी जातियों के संत हैं? हम्म। आप बाबा रामदेव जी से लेके आप चले आइए, ठीक है, सही बात है। क्षत्रिय समाज के लोग, संतों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन यहाँ तो जातियों में बांटा जा रहा है। हम्म। अब महाराज जी को वो किसी समाज विशेष से जोड़ा जाता है, हम्म। लेकिन जब मैं उनके सामने पढ़ता हूँ तो अगर वो सामने हुए तो मैं पैर छूता हूँ, और अगर सामने बैठे हुए तो मैं दंडोत करके मैं वो प्रणाम करता हूँ। मैंने तो संत ने महाराज यानी श्री योगी आदित्यनाथ आदित्य जी महाराज, जी। तो मैं करता हूँ। हम्म। और मैं इसलिए नहीं करता कि किसी जाति को प्रणाम नहीं करता, मैं एक संत को प्रणाम करता हूँ। और अगर उस संत के जीवन को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में वो दंडवत करने वाले हैं। क्योंकि मुझे वो दिन भी याद है 2017 का, जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया था जी। और आज का भी दिन याद है मुझे कि जब वो जापान और सिंगापुर की यात्रा में गए थे। जिन कपड़ों में उन्होंने ओथ ली थी, उन्हीं कपड़ों में सिंगापुर गए थे, उन्हीं कपड़ों में जापान गए थे। आडंबर नहीं। आडंबर नहीं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें प्रभावित करती। तो फिर यूजीसी का मुद्दा इतना बड़ा कैसे हो गया था? यूजीसी वाला मुद्दा इतना बड़ा कैसे हो गया था? यदि ये विचारधारा लेके चल रहे हैं। यूजीसी की जो कमेटी बनी थी, हम्म। वो बेमुला कांड हुआ था, आपको याद होगा। बिल्कुल। आंध्रा में बिरसाफाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक कमेटी बनाकर इस आधार पे बनाया जाए। तो बीजेपी ने एक स्वभावता एक कमेटी बनाई थी कि जो इस बात का निर्णय करे कि किसी भी छात्र के साथ जाति ना हो पाए। ठीक है। उसमें उन्होंने दलितों के लिए कहा था, लेकिन हमारे लिए तो दलित भी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए पिछड़े भी महत्वपूर्ण है। तो बीजेपी के जो जितने मेंबरान थे, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे कम्युनिस्ट के हों, चाहे वो किसी राजनीतिक दल के हों, 21-22 लोगों की कमेटी थी। उन लोगों ने एक अपना बना करके उसको, मुझे लगता है कि शायद उसमें पूरे जो भी यूजीसी लागू हुआ, इसमें अगर कोई आप कमी निकालना चाहेंगे तो आप कोई कमी नहीं निकाल सकते, केवल एक कमी निकाल सकते हैं। वो कमी ये है कि अगर सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ कोई जाति होती है तो उसको कौन सुनेगा। जी। बस एक कमी यही है ना, कि अगर सामान्य वर्ग के छात्र के साथ कोई जाति हो जाए, उसको सुनने वाला कौन होगा? हाँ, उसकी भी तो सुनवाई होनी चाहिए, वो भी तो छात्र है। तो ये नहीं, मतलब, और बाकी तो बड़ा दुष्प्रचार किया गया। तो बीजेपी किस पक्ष में खड़ी है? यूजीसी लागू होने के पक्ष में या इसके विरोध में? विरोध में नहीं खड़ी है, और पक्ष में है? पक्ष में भी है। नहीं, पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, यूजीसी के विरोध में नहीं है कि बीजेपी उसके यूजीसी के विरोध में खड़ी हो गई हूँ। बीजेपी चाहती है कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे सामान्य वर्ग के लोग हों, और चाहे दलित हों। यूजीसी को रीएनालाइज करने की जरूरत है या नहीं है? और एक और प्रश्न था यहाँ पे कि इसको इतना आपाधापी में लागू करने की आवश्यकता क्या थी कि जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा? मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व तो ये बात बता पाएगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जहां तक मैंने यूजीसी का अध्ययन किया है, तो यूजीसी के अंदर 10 मेंबर होते हैं। ठीक है। 10 मेंबर में 7 मेंबर ऐसे हैं कि जो सामान्य वर्ग के हो सकते हैं। ठीक है। 2 हेड ऑफ 1 हेड ऑफ डिपार्टमेंट, या जो संस्थान है उसका हेड हो। एक दलित वर्ग का प्रतिनिधि होना चाहिए, एक ओबीसी का होना चाहिए, और एक महिला का होना चाहिए। ओबीसी का होगा निश्चित है, एसटी वर्ग का होगा निश्चित है, लेकिन अगर कोई महिला का प्रतिनिधि होता है, वो महिला चाहे सामान्य वर्ग की हो, तब भी उसके ऊपर यूजीसी लागू होता है। और वो महिला चाहे ओबीसी वर्ग में आवे या एसटी वर्ग में आवे, तब भी वो यूजीसी लागू होता है। ठीक है। और दूसरा ये है कि जो मेंबर होने की बात है, तो जो महिला का मेंबर हो सकता है वो सामान्य वर्ग का भी हो सकता है। सामाजिक क्षेत्र से 2 व्यक्ति लिए जाने चाहिए। ठीक है। तो सामाजिक क्षेत्र से जो व्यक्ति लिए जाए उसमें कहीं जातियों को तो कोई जिक्र है नहीं, वो भी सामान्य वर्ग से आ सकते हैं। लेकिन अब इन विवादों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब हम इससे आगे निकल चुके हैं इस बात के साथ कि कोई भी बच्चा किसी वर्ग में आता हो, अगर उसके साथ ज्यादती होती है, उसका हक बनता है तो अपनी शिकायत कहीं पे दर्ज करवा सके, वो चाहे सामान्य वर्ग का बच्चा हो, चाहे पिछड़े वर्ग का हो, चाहे दलित वर्ग का हो। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न है शुक्ला जी। आदिकाल से
ब्राह्मणों का विरोध होता रहा। वहां उनको जो सम्मान मिलता है, और उसके बाद में आज तक कभी आरक्षण की मांग ब्राह्मणों ने नहीं की, लेकिन हर बार हाशिए पे ब्राह्मण रखे जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या लगता है आपको इसकी वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को जो भी साबित किया अपनी काबिलियत से, क्योंकि कभी भी शिक्षा नहीं छोड़ी। आप ये बताइए कि अगर ब्राह्मण अगर हाशिए में रख दिए जाएं जी। तो एजुकेशन जो हमारा पूरा है, जो हमारी शिक्षा है, उसमें 80% हेड जो है ब्राह्मण न होते, हुँ। अच्छी अच्छी जॉब्स में ब्राह्मण न होते, आईएएस ब्राह्मण न होते, आईबीएस ब्राह्मण न होते, बाबू वाली कैटेगरी ब्राह्मण न होते, पीसीएस में ब्राह्मण न होते, पॉलिटिक्स में ब्राह्मण न होते। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ ब्राह्मण पिछड़ गए हो अगर उनको हाशिए में रखा गया है तो? इसका मतलब ये है कि जो जाति व्यवस्थाएं आजादी के पहले लागू थी, उनमें जो दलितों को सम्मान होना चाहिए था या दलितों को जो हक मिलना चाहिए था, अगर उसमें कहीं से कोई कमी रह गई थी, तो मुझे लगता है कि दुनिया की हर रेस बराबरी पे शुरू होती है। ब्राह्मण और ब्राह्मणों के मामले में या फॉरवर्ड के मामले में बैकवर्डों की बहुत सी जातियां हैं, जिनके जिनके जो बहुत ही शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, आगे निकल रहे हैं। अगर कोई एक तबका इस तरीके का है जो पिछड़ गया है, तो मुझे लगता है कि उसको बराबर लाने लाने के लिए अगर थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना भी पड़े, अपने समाज के लोग हैं। हम किसी समाज को नीचे दबा करके, किसी समाज को इग्नोर करके, किसी समाज को हम ये कर करके कि नहीं हम आपको आपका हक नहीं देंगे, या ये हम नहीं कर सकते। जो लोग ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, वो हमको लगता है कि शायद उनके पास ज्ञान की कमी है, कि ब्राह्मणों ने संघर्ष करके यहाँ तक अपना स्थान बनाया है जी। और एक मौका उनको भी है, वो भी संघर्ष करके बराबरी पे आए, आकर के समाज में वो भी स्थापित हो। हमारे ही यंग हैं, हमारे ही परिवार के लोग हैं, एक ही धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें अगर कुछ थोड़ी बहुत हम लोगों को सैक्रिफाइस भी करना पड़े, तो थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए आप। चलिए, एक प्रश्न था, एक खास वर्ग है जिसको माना जाता है कि वो बीजेपी के साथ में नहीं जुड़ा अभी तक। चाहे वो इतना लंबा केंद्रीय शासन रहा हो, चाहे यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो। मैं मुस्लिम वर्ग की बात कर रहा हूँ। क्या लगता है, जुड़ा है या नहीं जुड़ा है? और अगर नहीं जुड़ा है, तो क्यों नहीं जुड़ा है? मुझे लगता है एक कुछ समझदारी तो लोगों में बढ़ी, हुँ। कि जो जोड़ने का प्रयास कर रही है। हुँ। लेकिन अगर हमारी मानसिकता इस तरीके की होगी कि हम नमक रोटी खाएंगे लेकिन धर्म को पहले रखेंगे, तो वहां पे दिक्कतें आती हैं। तो हमारे रखने में आपत्ति क्या है? धर्म को तो वो मानते ही हैं। आप पांच वक्त आप नमाज अदा कर सकते हैं। आप अपने धर्म को पूरी तरीके से अब मानने के लिए कोई ये नहीं कि आप कोई स्वच्छंद है कोई अवरोध लगावे, ये बात तो है नहीं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है कि आप पूरे दिन कपड़ों की लगाई करेंगे, लेकिन होली में जरा सा एक कलर लग जाएगा तो आप गद्दा कर देंगे। ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए। आप आप कहते हैं कि मैं संगीत सुनना अपराध है, ठीक है, लेकिन आप जब अजान की जब धुन बजाएंगे तो इतनी संगीत में बजाएंगे कि गाना भी फेल हो जाए। तो दोहरी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। आप कहते हैं मूर्ति पूजा का विरोध करेंगे और गांधी जी की मूर्तियों के से लगे हुए नोट जेब के अंदर घुसे रखेंगे आप। तो ये बातें आप देखिए, दुनिया बदल रही है। दुनिया के साथ दुनिया का कोई भी पानी यदि परमानेंट तरीके से तालाब बाहर निकलने का और बाहर पानी आने का रास्ता बंद हो जाए, तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी कमी आती है। मुझे लगता है कि ये नियम होना चाहिए कि पानी आता रहे, जाता रहे, नदियां मिलती रहें, आगे बढ़ती रहें। तो ये एक, और बाकी तो वोट देने न देने का तो उनका अपनी सोच है कि कौन वोट देता है, कौन नहीं देता है, किसको देता है, कैसे देता है। तो मुझे लगता है कि और सुविधाओं के मामले में जितनी सुविधाएं सबको मिलती हैं उतनी सुविधाएं मुझे लगता है क्या पता समुदाय को। योजनाएँ तो सबके लिए होती हैं, और हम सबसे आगे हमारे फायदा भी ये मैंने 12 करोड़ रुपए जो है आर्थिक रूप से लोगों को सहायता में दिए हैं, उसके मुस्लिम वर्ग है, तो क्या उनको छोड़ देंगे क्या? ये समाज का हिस्सा बिल्कुल है। उनको योजनाओं का उतना ही लाभ मिलेगा जितना समाज के किसी भी वर्ग को मिलता है। तो वे भेदभाव नहीं हो सकता। अभी आपने वेदों का विवरण दिया था, वेद, पुराण।
कई जगहों पे आदि गंगा का जिक्र आता है, जिसे गोमती कहते हैं, आदि गंगा भी कहा जाता है। गोमती की इतनी दयनीय जो स्थिति हो गई है, काला हो गया है पूरी तरीके से पानी। क्या होना चाहिए इसके जीर्णोद्धार के लिए? क्योंकि इसका जहां लखनऊ में एंटर करने से पहले इतनी गंदी नहीं होगी। जब आप लखनऊ के अंदर घुसने की बात करेंगे जी, वही मिस्टेक हो जाती है। अच्छा। कारण है कि लखनऊ के अंदर आने के बाद हम गोमती को बदल नहीं सकते। यहाँ की स्थितियां हैं, छोटा सा पोर्शन है, उसमें हम जो अच्छा कर सकते हैं करेंगे। लेकिन हमको उस जगह से शुरुआत करनी है जहां से एक आदि गंगा निकलती, गोमती निकलती। ठीक है। वहां जिस तरीके से इंक्रोचमेंट हुआ है, हम्म। जब तक उस इंक्रोचमेंट को हम नहीं हटाएंगे तब तक नदी के अंदर का प्रवाह उतना तेज नहीं हो सकता जितना कि होना चाहिए। अभी इसके ऊपर कोई योजना बनी, कुछ किया? योजना आप नहीं समझ, गोमती में कभी भी जी उतना पानी कभी रहा नहीं। सर, यहाँ तो नावें चली हैं जब बाढ़ आती थी। अरे बाढ़ से बात नहीं कर रहा हूँ, हर 11वें साल पे बाढ़ आती थी पहले। अब थोड़ी सी मेरी बात आप जी उतना ज्यादा पानी कभी नहीं रहा। उसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जी बताइए। लखनऊ के अंदर एक हैदर कैनाल है, हाँ है। और हैदर नाला है वो। उसको कैनाल क्यों बोलते हैं, जी। उसके पीछे का कारण आप समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि पानी गोमती में थोड़ा सा कम ही रहा है हमेशा। उसको पूरा करने का प्रयास होना चाहिए, और उसके लिए हमारे दिमाग में है कि अगर कुछ काम हो जाए तो पानी उसमें आ सकता है। एक नवाब हैदर थे, उनको लगा कि लखनऊ के लिए पानी गोमती में उस समय कम था जब आबादी बहुत कम थी, क्या किया जाए। तो उन्होंने कैनाल खोदने का इरादा बनाया कि वो यहाँ से डलमऊ तक कैनाल खोदेंगे, मगरमऊ के पास तक। जी जी जी। और वहां से गंगा के पानी को ला करके गोमती में ऐड करेंगे। ऐड करेंगे, जिससे कि यहाँ की पानी की समस्या दूर हो सके। उन्होंने कैनाल खोदनी शुरू की, और लखनऊ के और आगे तक वो कैनाल खोद करके लेते हुए चले गए। तब तक कोई ईरान से कोई इंजीनियर आ गया, उसने देखा ये क्या हो रहा है, तो ये तो कैनाल खोदी जा रही है गंगा के पानी को गोमती में लाना। उन्होंने कहा कि इसका जो डिजाइन किया हुआ लेआउट वगैरह ये सब कहाँ है। तो पता लगा कि वो तो कुछ है नहीं, वो तो खोदा जा रहा है बस। तो उसने कहा कि खोद तो रहे हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम खोदने के बाद गोमती का ही पानी गंगा में चला जाए, तो बड़ा संकट आ जाएगा। तो भी उस प्रोजेक्ट को रोका गया और कहा गया कि आप इसका सब इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से कैसे क्या हो सकता है, कहाँ ब्लूप्रिंट है। करें, हाँ। आप उसको बना करके आप दीजिए, और इसके बाद खोदी जाएगी। तब तक नवाब हैदर की मृत्यु हो गई। तो समस्या इस बात की, अगर उस समय भी ज्यादा पानी होता तो खोदने की क्या जरूरत थी हैदर कैनाल को। तो पानी कम था, लेकिन उसको पूरा करने का एक तरीका है। जी। जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो हर नदी को जोड़ने की योजना थी, वो योजना दुनिया की सबसे अद्भुत योजना। उस योजना के तहत अगर घाघरा को गोमती से जोड़ दिया जाए जी कहीं पे, तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग कर लेते हैं इस पॉडकास्ट को। कुछ रैपिड फायर है, उसका आपको एक शब्द में जवाब देना है। आने वाले समय में जब बीजेपी की सरकार दोबारा बनती है, तो यदि आपको मंत्री पद ऑफर किया गया तो आप कौन सा चुनेंगे? मैं कोई मानता हूँ, फिर भी कुछ तो होगा। कुछ बातें इस सब भी छोड़िए आप। अच्छा, नहीं, यदि किसी विशेष क्षेत्र में काम करना चाहते हो। मैं केवल एक ही क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ बैठा हूँ, और जब आपका ये पॉडकास्ट खत्म हो जाए, आपके साथ एक बैठ करके एक कप चाय पी लूं, मेरे जीवन का सबसे सुख क्षण वही है। अच्छा, यदि राजनेता ना होते तो क्या होते? कुछ न होता। मैं सिर्फ राजनेता? नहीं, राजनेता न होता, कुछ न होता। कारण है मैं अपने अंदर इतनी योग्यता पाता नहीं जी। और बहुत ज्यादा हमको कुछ स्टडी का भी इतना ज्यादा अवसर मिला नहीं। वो तो हमारी पढ़ने की आदत है, तो मैं पढ़ा करता हूँ। तो शिक्षक होते, साधु होते, क्या होते? सेकेंडरी ऑप्शन क्या हो सकता था जी के लिए? अंदर से तो मैं एक तरीके से मुझे लगता है कि एक विरक्ति भाव मेरे अंदर है। बहुत पद और ये सब चीजें मुझे अट्रैक्ट नहीं करती। तो
ईश्वर जिस रास्ते पे ले जाओ उसमें हम क्या होते क्या ना होते। जिस रास्ते पे ले जाना था ईश्वर ले गया, जहाँ पे नहीं पहुंचाना था वहां पहुंचा दिया, जो देना था उससे ज्यादा दे दिया। हम्म, सब कुछ ईश्वर कर रहा है। आज अगर मैं ये कहूँ कि मैं ही सब कुछ हूँ, हम ब्रह्मास्मि। अब मैं ही सब कुछ हूँ, जी। हमारे जाने जाने कितने कार्यकर्ता हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, मुझसे ज्यादा मेहनत करते हैं, क्या उनका हक नहीं बनता? क्या बिल्कुल। उनका भी हक है, लेकिन कहीं तो कुछ उनको भी मिलेगा। हम्म, अगर कहीं चूक हुई है तो ठीक हो जाएगी। तो सबसे सब केवल पार्टी के पास समर्पण होना चाहिए, पार्टी के प्रति काम करने की ललक होनी चाहिए, और पार्टी हमारी आगे बढ़े। मैं सोच नहीं पाता कि इस देश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी का शासन न हो हम्म, तब क्या होगा। क्योंकि अब तो लोग इस बात के लिए ललायित हैं कि किसी भी तरीके से इस पार्टी शासन को उखाड़ फेंको और जो राष्ट्रवादी शक्तियां उनको कुचल दे। ये सोच है। 2027 में कितनी सीटें? 2017 के आसपास रहेंगे। 300 पार? अब मैं कोई संख्या तो मैं कोई जोशी नहीं हूँ। नहीं, पिछली बार दिया गया था। अच्छा, एक जोशी से बड़ा अच्छा सवाल जहन में आ गया। आजकल इंस्टाग्राम पे जिसको देखिए वो आए दिन कोई ना कोई नया ज्योतिष की गणना करे बैठा हुआ है, जबकि मेरे अनुसार जो हमारे यहाँ पे सनातन परंपरा में ज्योतिष एक वो नहीं है, मेरे हिसाब से पूरा विज्ञान है, क्योंकि वो गणना के अनुसार होता है। काल गणना, जो गोचर स्थिति है, बाकी सारा जिसको देखिए वो आज की डेट में प्रिडिक्शन कर रहा है इंस्टाग्राम पे आके। इस तरह की चीजों को आप कैसे देखते हैं? इंडिया तो बहुत ज्यादा इन चीजों से लगाव अच्छा, है। रूबरू नहीं है आप? उसका लगाव नहीं है, इस कारण ये है कि ईश्वर द्वारा जो निर्धारित है, हम्म। कोई बड़ी बड़ा से बड़ा ज्योतिषी जी। आपके मार्ग में जो बाधाएं हैं, हम्म। अब उसमें कुछ कम ज्यादा कर सकता है नहीं कर सकता वो जाने, लेकिन कोई समाप्त नहीं कर सकता। ठीक है। मौजूदा स्थिति जो वैश्विक पटल पे चल रही है, हर एक कोई युद्ध के मुहाने पे खड़ा हुआ है, इसके ऊपर योगेश शुक्ला जी के क्या विचार? मुझे लगता है कि युद्ध तो कहीं से भी किसी भी तरह का और किन्हीं भी देशों में अच्छा नहीं होता। हम्म। लेकिन अब ये युद्ध चल रहा है, मुझे लगता है कि आप ये देखिए कि मुझे ये लगता है कि लोग केवल इराक की चर्चा, ईरान की चर्चा करते हैं, सब कुछ चर्चा करते हैं। अब इजराइल का भी तो एक पक्ष है। हम्म। एक छोटा सा देश है, उसको लगता है जो जितना कम संख्या में होगा, उसको उतनी ज्यादा इस बात की चिंता रहती है कि हमारे अस्तित्व पे खतरा है। एक छोटा सा देश है, उसको लगता है कि किसी भी समय हमको समाप्त किया जा सकता है। अच्छा, ये वो ना सोचे, लेकिन प्रैक्टिकली देख ही रहे होंगे कि 47 से लेकर के 46 से लेकर लगातार इस बात के प्रयास भी हो रहे हैं। एक न एक दिन इनको खत्म कर देना, एक न एक दिन खत्म कर देना। अगर कोई चिल्लाता रहे तब भी वो सदनकित रहेगा। और जहां तक ईरान की बात है, तो ईरान की सभ्यता बहुत पुरानी है, आज की नहीं है। मुझे लगता है कि अपनी सभ्यता से इतना तो सीखना ही चाहिए कि जियो और जीने दो। भारत चाहे वो क्या? इसराइल हो, चाहे वो ईरान हो, लेकिन किसी को मिटाने का संकल्प किसी को नहीं लेना चाहिए। भारत का रुख क्या होना चाहिए शुक्ला जी? भारत का रुख, अब हम दूसरे के युद्ध में, हम जो कुछ लोग भारत के लोग हैं, विपक्ष में बैठे लोग, मुझे लगता है कितने बड़े नासमझ हैं। एक और तो कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है एक निरपेक्ष छवि थी, हाँ, गुटनिरपेक्ष। कि किसी गुट में हम नहीं रहेंगे, और भारत से कहते हैं कि तुम कूद जाओ। हम्म। ये कौन सी मानसिकता है? या तो नेहरू गलत थे या तो आज की कांग्रेस गलत। हम्म। विपक्ष में आपको कोई नेता ऐसा लगता है कि जिससे कुछ सीखना चाहिए? दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जी। कोई व्यक्ति खराब से खराब, अच्छा से अच्छा नहीं है जिससे पास कुछ सीखने के लिए ना हो। हम्म। सबके पास कुछ ना कुछ है। अभी आपको तय करना है किसी आप क्या सीख सकते आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा एलपीजी संकट, जिसका अभी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी की थी, इससे कब तक उबर सकेंगे? हैं? मुझे लगता है कि संकट से, देखिए देश में जो प्रधानमंत्री है वर्तमान में, मैं तो, अब मैं ज्यादा कुछ कह दूंगा तो लोग कहेंगे कि उनको लोग अंदर दर्जा देते हो। मैं दर्जा किसी कुछ नहीं दे रहा हूँ।
लेकिन ईश्वर ने अद्भुत शक्तियां दी है उनके अंदर। हमारे हमारी जो टीम वर्तमान में है, मुझे लगता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इतनी बेहतरीन टीम, जिस टीम के अंदर राजनाथ सिंह जी हों, जिस टीम के अंदर अमित शाह जी हों, जिस टीम के अंदर एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग हों, दुनिया का सबसे अच्छा रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी जैसे लोग हों, मुझे लगता है दुनिया की कोई भी कैबिनेट इस कैबिनेट का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन वहीं वित्त मंत्रालय के बारे में कुछ नहीं बोला आपने। वित्त मंत्रालय से लोग बहुत नाखुश हैं। वित्त मंत्री तो देखिए, वित्त के मामले में वित्त से कौन आएगा, जैसे घर में किसी बुजुर्ग को वित्त मंत्रालय दे दो, पूरा घर उसी से असंतुष्ट रहेगा, क्योंकि उसको तो देना ही देना है ना, और लेने वालों की कोई सीमा नहीं है। हाँ, तो वो काम तो बहुत अच्छा है। अच्छा, सीतारमण जी का काम कोई अद्भुत है, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप कोई एक मैसेज आप अपने क्षेत्र की जनता को देना चाहे मौजूदा स्थिति पे मेरे या किसी क्षेत्र की भी? जनता मेरे लिए बिल्कुल, आप समझिए कि मैं लोगों का इतना सम्मान करता हूँ, मेरे क्षेत्र के लोग। पिछले 4 सालों के अंदर मुझे नहीं लगता कि किसी ने मेरे साथ कोई इस तरीके का व्यवहार किया हो, जो कोई विधायक छोड़ दे या सामान्य व्यक्ति अपने लिए पसंद न करता हो। लेकिन एक बात मुझे अपने में भी संतोष है कि मैंने पिछले 4 सालों के अंदर मैंने भी किसी के साथ कोई व्यवहार नहीं किया जो व्यवहार किसी को अपने लिए पसंद ना हो। मैंने हर व्यक्ति का सम्मान करने का प्रयास किया, हर व्यक्ति को सम्मान देने का प्रयास किया, और मैंने ये प्रयास किया कि कोई मेरे पास अगर व्यक्ति आया है तो मुझसे ये न पूछूं कि तुमने पिछले चुनाव में किस राजनीतिक दल को वोट दिया था। मैंने केवल ये पूछा कि तुम्हारी समस्या क्या है, मैं उसका निदान करूंगा। वेरी वेल सेड। तो ये थे हमारे साथ में योगेश शुक्ला जी। हो सकता है कुछ सवाल मैं आप लोगों के भूल गया हूँ, हो सकता है कुछ चीजों को मैं उस तरह से आपके सामने ना पेश कर पाया हूँ, जिसके लिए कभी कभी कुछ चीजें बाकी रह जाना भी जरूरी है, ताकि अगली मुलाकात जल्दी हो सके। आपके सवालों को लेके अगली बार फिर हम साथ में होंगे श्री योगेश शुक्ला जी के साथ में, और इनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ में आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, मैं शौर्य पंडित।